नमस्ते गाइस। आज अपन CFT को आगे बढ़ा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टडी कर ली थी। अगर वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया था तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो CFT है वो बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि सारा प्रोसीजर वही है जो कहा था CFT के कुछ एजम्पशन थे। एजम्पशन क्या थे कि CFT के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड है, जो इंटरेक्शन है वो क्या है, प्योरली आयनिक था। लिगेंड्स मेटल को क्या कर रहे हैं, अप्रोच करते हैं। तो जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल की जो डी जनरेसी होती है वो लॉस्ट हो जाती है और वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बात करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है अपना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, यानी 4 लिगेंड इसको क्या कर रहे होंगे, अप्रोच कर रहे होंगे। ठीक है, 4 लिगेंड इसको अप्रोच कर रहे होंगे। किसकी वजह है, ऑक्टाहेड्रल में कितने थे, 6 लिगेंड। ऑक्टाहेड्रल में कितने थे, 6 लिगेंड इसको अप्रोच कर रहे थे। ठीक है, टेट्राहेड्रल में कितने आ जाएंगे, 4। तो थोड़ा सा इफेक्ट तो यहाँ पे भी लग जाएगा यार अप्रोचिंग का, कि ऑक्टाहेड्रल में तो 6 थे, टेट्राहेड्रल में क्या थे, 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें ये देखा गया है क्या कि अगर मैं बात करूं, ये EG ऑर्बिटल है इस तरफ, ये T2G ऑर्बिटल है इस तरफ, और ये लिगेंड की अप्रोचिंग है कि लिगेंड अप्रोच कर रहा है। तो यार T2G ऑर्बिटल से वो लगभग अप्रोक्सीमेट 34 डिग्री के एंगल पे होता है, 34 डिग्री 16 मिनट के एंगल पे, और इधर ये ऐसे 56 डिग्री के एंगल पे या 55 पॉइंट समथिंग डिग्री के एंगल पे होता है। कौन, लिगेंड से कौन, EG ऑर्बिटल। अच्छा ये बताओ कि पास में कौन सा है, पास में कौन सा है, T2G ऑर्बिटल। इस बार पास में कौन से है, T2G ऑर्बिटल है। ठीक है, और EG ऑर्बिटल दूर है। तो ज्यादा एक्सपीरियंस किसको फील होगा, T2G ऑर्बिटल को। ऑक्टाहेड्रल में क्या था, EG ऑर्बिटल को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है रिपल्सन, लेकिन यहाँ पे किसको होता है, T2G को। तो जो स्प्लिटिंग होती है वो क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग जस्ट अपोजिट होती है किसके, जो ऑक्टाहेड्रल में हो रही थी उसके क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। तो क्या आ जाएगा, ये 5 ऑर्बिटल थे आपके जब फ्री स्टेट में था, लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहे थे। अभी लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, हाइपोथेटिकल केस आ गया, और उसके बाद इस तरह से क्या हो जाएगी, इसमें स्प्लिटिंग, ये 1 2 3, इस बार T2G ऑर्बिटल ऊपर आ जाएंगे और EG ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली ये बेरी सेंटर, सिमिलरली ये क्या है, बेरी सेंटर है, और ये गैप आ गया, इसको डेल्टा, वहां पे ऑक्टाहेड्रल तो O था, यहाँ पे टेट्राहेड्रल है तो T है, डेल्टा T है ना। ये वाला जो गैप है ये कितना है, प्लस 0.4 डेल्टा T आ जाएगा इस बार। वहां पे डेल्टा O था, यहाँ पे डेल्टा T आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस 0.6 डेल्टा T। ठीक है, अगर इसके लिए CFSE लिखते हो आप, CFSE लिखोगे यहाँ पे, तो CFSE के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 0.4 डेल्टा T मल्टीप्लाई बाय N T2G, कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस 0.6 डेल्टा T मल्टीप्लाई बाय N EG। तो ये सिमिलर उसी तरीके से लिखा है जैसा कि अपन ने कहाँ पढ़ा था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखा था। बस इसमें एक टर्म नहीं है पेयरिंग वाली। ठीक है, इसके अंदर पेयरिंग वाली टर्म्स नहीं है, बाकी ये अपना क्या है, CFSE का फॉर्मूला है। वही NEG और NT2G क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द T2G ऑर्बिटल एंड द EG ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें आप क्या लिखोगे, इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स more repulsion is experienced by T2G orbital देन EG ऑर्बिटल,
than easy orbital. Hence, the energy of T2g orbital increases. Done. तो ये जस्ट अपोजिट है किसका? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. इनमें रिलेशन भी होता है डेल्टा टी और डेल्टा ओ में. वो क्या होता है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ होता है. डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ. आप देखोगे तो ये डेल्टा ओ से क्या है? कम है. जो डेल्टा टी है वो डेल्टा ओ से क्या है? मिनिमम है, कम है. उसका रीजन भी है. इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले. Reason of lesser splitting in tetrahedral complex. डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल में जितनी स्प्लिटिंग हो रही थी उसके कंपैरिजन में यहाँ पे स्प्लिटिंग कम होती है. फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट रीजन क्या है? ओनली 4 लिगेंड अप्रोच to central metal atom instead of 6 ligand. ऑक्टाहेड्रल में तो 6 लिगेंड अप्रोच करते थे, लेकिन यहाँ पे 4 ही लिगेंड अप्रोच करते, तो वो उस तरह से रिपल्सन कम हो जाएगा यहाँ पे कि 4 ही क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं. सेकंड क्या था? नन ऑफ द ऑर्बिटल of central metal atom is facing directly का मतलब 0 डिग्री एंगल पे. facing directly repulsion from ligand. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या थे? जो dx² y² और dz² ऑर्बिटल थे, तो जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है वो एक्सिस के अलोंग था, बिल्कुल फेस में था. जो ऑर्बिटल के लोब से, सपोज ये ऑर्बिटल के लोब से और ये इधर से लिगेंड इसको क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है, तो बिल्कुल फेस टू फेस है, तो वो ज्यादा रिपल्सन फील करता है. यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल लिगेंड्स को क्या नहीं करता? डायरेक्ट फेस नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे रिपल्सन भी थोड़ा ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले में क्या हो जाता है? कम हो जाता है. तो इन दो रीजन के कारण क्या होता है? क्या हो जाता है? जो स्प्लिटिंग है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो इसका भी 2/3 पोर्शन लेते हैं, इसका भी 2/3 पोर्शन लेते हैं, तो 2/3 × 2/3 कितना आ जाता है? 4/9 आ जाता है. इसीलिए वो डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ आता है. तो उसको याद रखना है. और ये दो रीजन है. और क्या है यार कि जनरली D0, D5 एंड D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. यार D0, D5, D10 हुआ तो सीधी सी बात है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है. ये क्या है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स है. तो ये तो यूज में नहीं आएंगे, तो कौन सा आएगा? ये फुल फिल भरा हुआ, ये भी स्टेबल है, तो एक एस काम में आ जाएगा और 3 पी काम में आएंगे आगे वाले. जैसे ये डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, इन सब में क्या है? ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या है?
भरे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा आपका एस आएगा और इसके बाद क्या आएंगे पी आएंगे। तो ये किस में काम में आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन में काम आएंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। डन, स्क्रीनशॉट लो उसका। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 होना ही चाहिए, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विथ वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड्स और बल्की लिगेंड, साइज में बड़े हो, PPH3 जैसे, है ना, ट्राइफिनाइल फोस्फिन। या आप स्टडी करते होंगे यार बल्की लिगेंड्स, बल्की ग्रुप वगैरह ऑर्गेनिक में ना, तो वीक फील्ड लिगेंड्स या बल्की लिगेंड्स, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विथ वीक फील्ड लिगेंड्स और बल्की लिगेंड फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जैसे NiCl4 2 माइनस, तो Ni2 प्लस, NiCl4 2 माइनस हो गया। ये वीक फील्ड लिगेंड्स, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। MnO4 2 माइनस, ये भी कैसा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी। NiCl4 2 माइनस, इसकी भी कैसी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। ये तो आप ज्योमेट्री बना ही सकते हो, अपन ने VBT में देखा भी था यार, ये तो VBT में अपन ने स्टडी भी किया था, ठीक है। और देख लीजिए, इसमें क्या है, जिंक 2 प्लस है। जिंक 2 प्लस का मतलब क्या है, D10 कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, D10 कॉन्फ़िगरेशन। D10 का मतलब क्या है, अगर मैं D ऑर्बिटल देखूँ 3D, तो सारे क्या है, फुल्ली फिल्ड है। अब बचा क्या आपके पास, S है, 3D 4S और 4P है। अब आपको क्या है, ये 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या चाहिए, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसमें। तो ये हाइब्रिडाइज होते हैं और क्या बनाते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये चारों साइनाइड यहाँ पे क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन मोड, सॉरी फॉर कॉल, सॉरी कॉल आ गया था, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है। और एग्जांपल देखें तो NiCO4 आ गया, ठीक है। और अगर एग्जांपल देखें अपन तो NiCl2 PPH3 होल ट्वाइस, ये बल्की लिगेंड भी और वीक फील्ड लिगेंड्स भी आ रहा है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 ही है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो यार। तो बहुत सिंपल है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग, हूबहू जो भी सारे पॉइंट्स थे वो किसकी जैसे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जैसे ही है। बट स्प्लिटिंग क्या हो जाती है इसमें, जस्ट अपोजिट, उसमें Eg की एनर्जी ज़्यादा होती है, T2G की एनर्जी कम। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, T2G की एनर्जी ज़्यादा होती है और Eg की कम होती है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बात करेंगे अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग। इस पे इतने कोई ज़्यादा सवाल आते नहीं है, क्वेश्चंस वगैरह बस ध्यान रखना होता है। अरे यार सीधी सी बात बता दो, स्क्वायर प्लेनर की
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो है ही, और ये स्क्वायर प्लेनर। एक्सिस के अलोंग क्या करेगा इसके अंदर, एक्सिस के अलोंग क्या होगा, लिगेंड अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो वही dx स्क्वायर, क्या ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इसको सबसे ज्यादा क्या होगा, रिपल्सन फील होगा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी के पास में क्या है, इसी प्लेन, क्योंकि ये कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में, और एक्स वाई प्लेन में एक और ऑर्बिटल है, ये तो एक्सिस पे dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो एक्सिस पे तो सबसे ज्यादा रिपल्सन इसको फील होगा, लेकिन ये एक्स वाई प्लेन में भी आपके पास एक ऑर्बिटल है dx वाई, तो इसको भी रिपल्सन फील होगा, dx वाई को भी फील होगा, किससे ज्यादा, dz स्क्वायर से, क्योंकि अगर मैं बात करूं जेड तो अपन यहाँ बना रहे हैं, ये dz स्क्वायर, लिगेंड इसके अलोंग तो क्या नहीं कर रहा, अप्रोच कर ही नहीं रहा, तो इसको तो रिपल्सन इतना फील होगा ही नहीं। रिपल्सन फील किसको होगा, एक तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर को सबसे ज्यादा, तो और थोड़ा बहुत और किसको होगा, dx वाई को, जो कि इसी प्लेन में कहीं पे इसके लोब होंगे, एक्स वाई प्लेन में। तो इस बार जो स्प्लिटिंग होगी वो कैसी होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये समझ रहे हो, ये तो जब फ्री था, ये जब हाइपोथेटिकल केस लिया था अपन ने तब स्प्लिटिंग थी, है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपन ने सारी बात की थी। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग किस हिसाब से होगी यार, कि अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की जैसे बात करूं समझने के लिए, तो ऑक्टाहेड्रल में ये दोनों क्या थे, ईजी, और ये क्या थे, T2G, ये एक तरह से ऑक्टाहेड्रल जैसे ही बात है, लेकिन यहाँ पे जेड वाला कंसेप्ट नहीं होता कि ऊपर नीचे लिगेंड नहीं होते इसमें, तो dz स्क्वायर वाली बात नहीं होती। तो जो एनर्जी है सबसे ज्यादा तो इसकी बढ़ जाती है, और यहाँ पे कौन कौन से, dxy भी है, dyz भी है, और dzx भी है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की, उसके बाद किसकी आ जाती है, उसके बाद किसकी आएगी, dx y की, ठीक है। ये आपका dz स्क्वायर है, और ये आपके dyz और dzx है। तो ये कौन कौन सा ऑर्बिटल हो गया आपके पास, ये तो हो गया dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया dxy, ये हो गया अपना dz स्क्वायर जो यही वाला था, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मेट बनाया अपन ने, लेकिन एक्चुअल स्प्लिटिंग तो इस तरह से होती है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन फील होता है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर को, और फिर dxy को, dz आ गया, देन dyz और dxz, तो इस तरह से इसमें स्प्लिटिंग होती है। ये डेल्टा 1 मान लो, ये डेल्टा 2, और ये डेल्टा 3, तो डेल्टा एसपी स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 इज इक्वल्स टू 1.3 टाइम ऑफ डेल्टा ओ। डेल्टा ओ से 1.3 टाइम्स क्या होती है, ये ज्यादा होती है, तो इसमें स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। अगर अपन फॉर्मेट बनाए तो डेल्टा टी में सबसे कम स्प्लिटिंग, डेल्टा ओ में उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग होती है। सबसे ज्यादा कहाँ होती है, स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग होती है। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या थी, स्प्लिटिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, इसके बारे में इतना कोई पूछता नहीं है आपसे, क्वेश्चंस नहीं आते, इन चीजों को याद रखना। देखो यार, आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है कौन सा, D8, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, D8, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं 3D सीरीज के एलिमेंट, 3D सीरीज एलिमेंट विथ D8 कॉन्फ़िगरेशन, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ strong filled ligand form square planar geometry या complex।
अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो Na2+ विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, Na2+ विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 3D ये क्या है 3D8 कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। 3D8 और स्क्वायर प्लेनर फिर है, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये D8 हो गया। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी, ये S और ये फिर P। तो जो इस बार हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल काम में आने वाले वो कौन से हैं, एक D एक S और 2 P, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री कैसी आ जाएगी स्क्वायर प्लेनर। तो ये तो बात कर लिया अपन ने 3D सीरीज के लिए। अब बात कर रहे हैं 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट के लिए। 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट के लिए क्या है D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे कैसा भी लिगेंड हो, सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की जैसे बिहेव करते हैं, तो ज्योमेट्री कैसे दे देंगे स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसके अंदर कौन से आ जाते हैं 4D 5D में, D8 में प्लेटिनम 2+, पैलेडियम 2+, Ag3+, Au3+, है ना, रुहेनियम प्लस, ईडीएम प्लस, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स ये सारे D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं और 4D 5D सीरीज के चाहे कोई सा भी लिगेंड हो, ज्योमेट्री कैसी होगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, कैसी होगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे NiDMG ओल्ड वाइसिस, ये पहले भी अपन ने देखा होगा यार, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है रेड रोज कलर का होता है, ये निकल DMG कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बहुत अच्छा कलर होता है और ये इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। आप इसको उतारो यार, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, इंक डाल के आता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ RHCl PPH3 होल थ्राइस, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है यार, स्क्वायर प्लेनर कैसा है स्क्वायर प्लेनर है, विल्किंसन रिएजेंट है, कौन सा है विल्किंसन रिएजेंट है, विल्किंसन रिएजेंट है, ठीक है यार। ये हाइड्रोजनेशन में काम आता है, क्या है ये विल्किंसन रिएजेंट, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो ये था आपके पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में CFT, तो ये अपने CFT थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ CFT। बहुत सिंपल सी बात है एप्लीकेशन ऑफ CFT में, एप्लीकेशन ऑफ CFT अगर मैं फर्स्ट बात करूं तो मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में ही बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर वही है क्या, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन के कैसा होगा कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक, ये पहले ही बात कर चुके हैं। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब कैसा हो जाएगा वो पैरामैग्नेटिक,
कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। एक एग्जांपल ले रहे हैं, CONH3 6 3+, ठीक है। कोबाल्ट 3+ है, इसके अंदर क्या है, कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट 3+ का मतलब कितना हो गया, 27 में से D6 कॉन्फ़िगरेशन, कैसा हो गया ये, D6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब D6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अब आपको क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, डन। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस। अब आपको बताना है डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। अगर मैं इस तरह से फिल करता हूँ तो ऐसे क्या हो रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, लेकिन एक्चुअली क्या है, डायमैग्नेटिक है। कैसे, क्योंकि स्प्लिटिंग होगी तो ये कौन से ऑर्बिटल आ गए, EG ऑर्बिटल, और ये कौन से ऑर्बिटल आ गए, T2G ऑर्बिटल, ठीक है। जब भी कॉम्प्लेक्सेस में डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का कंसेप्ट देखना है, आपको स्प्लिटिंग के थ्रू करना है। आपने स्प्लिटिंग करी और अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब कोबाल्ट 3+ के साथ जो अमीन है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है मतलब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर दिया। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब ये वाली स्प्लिटिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर नहीं जाके पेयरिंग कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। तो 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, पेयरिंग हो गई है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये कैसा आ जाएगा, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो हरदम जब भी कॉम्प्लेक्सेस में आपको क्या देखना है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का कंसेप्ट देखना है, तो आप ऐसे स्प्लिटिंग कर लो। यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना, फील आएगा एक कि यहाँ पे स्प्लिटिंग हुई है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की जैसे बिहेव कर रहा है अमीन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी अनपेयर्ड नहीं रहेगा, और कैसा आएगा वो, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है, थोड़ा सा क्या होता है, रिपेल होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और पैरामैग्नेटिक का मतलब वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये इसका क्या था, मैग्नेटिक बिहेवियर था, ठीक है। अगर वही मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा ही है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल्स टू √n+2, इस तरह से बोर मैग्नेटोन है, ठीक है। सेकेंड है यार स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो देखो एक जैसे अपन ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह पढ़ा था, वैसे आपके पास क्या है, फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है Kf, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया होगा, कभी क्वेश्चंस आए होंगे आपके सामने 11th में, फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है। तो जितना ज्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, Ag + NH3 है ना, Ag + NH3 लिया है, और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बनाया अपन ने, ठीक है। अगर मैं इसके लिए K1 देखूं तो क्या बनेगा, AgNH3 + Ag प्लस और NH3, ये K1 हो गया। फिर अगर आगे उसको बढ़ाते हैं अपन, AgNH3 होल प्लस एक और NH3 आप इसमें ऐड कर रहे हो, ये बन रहा है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। अगर आप K2 देखते हो, K2 क्या बनाओगे, वही जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन लिखते आते हैं उसी तरह से, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, है ना, कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये इतनी बात तो समझ में आ रही है, अगर मैं ओवरऑल कांस्टेंट की बात करूं
कि Ag प्लस प्लस ट्वाइस NH3 क्या बनाएगा, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, तो ये क्या होगा, मान लो इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है Kf, तो वो क्या होगा K1 इंटू K2, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, Kf आ जाएगा। Kf क्या लिखोगे वैसे, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस डिवाइडेड बाय Ag प्लस और NH3 का स्क्वायर। तो आप K1 और K2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, AgNH3 प्लस से AgNH3 प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ये Kf आ जाएगा फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो इस Kf की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, इस Kf की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही क्या होगा, वो कंपाउंड, वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा, है ना। मोर द वैल्यू ऑफ Kf मोर विल बी द स्टेबिलिटी। या डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर लो, जितना कम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी, जितना कम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। यार किसी कॉम्प्लेक्स को आपने पानी में डाला और वो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा, न के बराबर टूट रहा है, यानी उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अपन लिख सकते हैं कि Kf is directly proportional, inversely proportional to K dissociation। ठीक है, तो अगर K dissociation जितना कम है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, Kf होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, है ना। तो ये स्टेबिलिटी को भी इस तरह से बताते हैं, इनकी तो वैल्यू दी होती है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इन पे आते हैं तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो कलर इन द कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, कलर इन द कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले बात तो ये पाया गया है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अगर क्या होता है, जनरली अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कॉम्प्लेक्स कलर शो करते हैं, और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो कलर शो नहीं करते हैं। पहली बात तो क्या देखने में आई है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, कलर शो करेगा। अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो वो क्या होगा, कलरलेस होगा, है ना। क्या होगा, कलरलेस होगा। जैसे D10 कॉन्फ़िगरेशन, D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, D10 कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा, कलरलेस ही होगा। ठीक है, तो जितने भी जिंक 2+ के कंपाउंड होते हैं वो बफ कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, बफ कलर के होते हैं ना। क्यों होते हैं, क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। या D0 कॉन्फ़िगरेशन वाले ले लो, D0 D10 में क्या है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, कलरलेस। रीजन क्या होता है, DD ट्रांजिशन होता है। क्या है DD ट्रांजिशन में, अब D से D में ट्रांजिशन, केवल समझेंगे। DD ट्रांजिशन में होता क्या है, आपके पास कंपाउंड है टाइटेनियम H2O6 और 3+, यानी अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन देखूं तो क्या है, टाइटेनियम 3+ है, टाइटेनियम 3+ है ना। ये कितने पे आ गया, 22 पे आ गया। 22 का मतलब है आपके पास D1 कॉन्फ़िगरेशन। दो तो S से निकल जाएंगे, टाइटेनियम 3+ का मतलब दो तो S से निकल गए इलेक्ट्रॉन और एक D से निकल गया। इसी तरह से तो था, ये 3D आप लिखते हो, 22 पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल है, ये S में इलेक्ट्रॉन है 4S में। 3+ बनाने के लिए दो तो यहाँ से चले गए और एक यहाँ से चला गया, तो कितना आया, D1। ठीक है, अब ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा, Eg T2G, और ये वैसा भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है T2G, एक ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ T2G ऑर्बिटल में।
अब इस कॉम्प्लेक्स पे व्हाइट लाइट आई है ना, लाइट एब्जॉर्ब की इस कॉम्प्लेक्स ने, किसने, TiH2O6 ने क्या किया, लाइट एब्जॉर्ब की, जितनी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए, जितनी एनर्जी की इस इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर है उतनी इसने क्या करा, लाइट एब्जॉर्ब की, और ये एक्साइटेड होके कहाँ चला गया, इजी ऑर्बिटल में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, इजी ऑर्बिटल में पहुंच गया। क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और एक्साइटेड होके कहाँ चला गया, इजी ऑर्बिटल में चला गया। ठीक है, अभी जब वापस डी एक्साइट होगा, जब वापस क्या होगा, डी एक्साइट होगा तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या करेगा, रेडिएशन को क्या करेगा, जो एनर्जी उसको क्या करेगा, रेडिएट करेगा, और उसका कलर अपने रेटिना पे पड़ता है और वही कलर अपने को दिखाई देता है। यह सिंपल सी बात, इसने एब्जॉर्ब किया, जितनी एनर्जी, जितनी सफिशिएंट एनर्जी इसको चाहिए ऊपर जाने के लिए उतनी एनर्जी दी। इसमें 7 टाइप के क्या होते हैं, कलर होते हैं, तो जितनी सफिशिएंट एनर्जी इसको चाहिए उतनी एनर्जी इसने ले ली, बाकी की क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, वो अपनी रेटिना पे आके दिखेगा। ठीक है, और वही कलर, इनका ही कलर अपने को क्या होता है, दिखाई देता है। ये कलर की बात अपन ने सॉलिड स्टेट में भी की थी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देता है। ठीक है, और इसका कलर कैसा दिखाई देता है आपको, वायलेट कलर दिखाई देता है। कैसा दिखता है, वायलेट कलर इसका आपको दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं, ये कलर किसके कारण शो कर रहा है, डीडी ट्रांजिशन के कारण शो कर रहा है। ये व्हाइट लाइट से लाइट एब्जॉर्ब की, इसने लाइट एब्जॉर्ब की, जितनी सफिशिएंट एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी एक्सेप्ट करके या गेन करके ये एक्साइट हुआ, इजी ऑर्बिटल में चल गया, और बची हुई एनर्जी को उसने ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला वो वैगन व्हील से देखा था अपन ने। कुछ इस तरह से, ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। जनरली बात कर रहे हैं अपन, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है कि ऑरेंज करेगा तो आपको ब्लू ही दिखाई देगा, या ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो आपको ऑरेंज दिखाई देगा, ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो रेड दिखाई देगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जनरली कि अगर वाई येलो को एब्जॉर्ब करता है तो वायलेट दिखाई देता है, वायलेट को एब्जॉर्ब करता है तो येलो दिखाई देता है। ये बहुत, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, कलर वलर की बातें। बट हाँ, कंसेप्ट क्या है, डीडी ट्रांजिशन। आगे बात समझे, तो इस तरह से ये क्या है कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके कारण क्या होता है, क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं कॉम्प्लेक्सेस। तो ये आपके पास क्या था, CFT की प्रॉपर्टीज थी। यार इसमें एक और होता है, जैसे Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज दिखता है, इसको रब कर रहा हूं। जैसे Cr2O7 2- हुआ, ये कैसा दिखता है आपको, ऑरेंज। ठीक है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो क्रोमियम 6+ में है, क्रोमियम +6 में है ना। क्रोमियम +6 का मतलब क्या हुआ, वन 2 3 4 5 6, ये क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन। आपको क्या बनाना है, 6+ बनाना है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हटाने। ये हट गए, ये हट गए, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, D0। ये D0 होने के बाद भी, यानी इसके पहले सारे इलेक्ट्रॉन फुल फिल होंगे, लेकिन D0 के होने के बाद भी ऑरेंज कलर शो कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑरेंज कलर शो कर रहा है। अब इसका रीजन क्या है, ये जो इसमें ऑक्साइड लिगेंड है, ये लिगेंड हो गए, और ये हो गया क्रोमियम 6+। क्रोमियम 6+ की जो बात आ रही, वो अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, पोलराइजेशन वाली, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी की होगी कि +6। अब इस केटाइन पे चार्ज क्या है, बहुत ज़्यादा है। इस केटाइन पे चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो इसकी जो पोलराइजेशन होगी, इसकी पोलराइजेशन होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इसकी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होगी तो वो, ये जो क्रोमियम 6+ होगा, क्रोमियम 6+ क्या करेगा, जो लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा,
पोलराइजेशन ज्यादा होने से क्या करेगा, क्रोमियम 6 प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लिगेंड, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब इस ऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इनके अंदर क्या आ जाएंगे, एक तरह से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और फिर वही क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसमें आगे कहां से कहां मूव कर रहे हैं, ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या हो रहा है, ये जो चार्ज हो रहा है वो चार्ज किसकी तरफ आ रहा है, किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्रोमियम 6 प्लस की तरफ। और इसके कारण क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, कलर शो होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, कहां से कहां चार्ज जा रहा है, लिगेंड टू मेटल चार्ज हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कहां पे, लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ट्रांसफर हो रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके कारण क्या करता है, ये कलर शो करता है, D0 कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण भी। तो रीजन क्या हुआ इसका, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के कारण। रीजन क्या है इसका, चार्ज ट्रांसफर के कारण। कहां से कहां चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ये क्या करता है, कलर शो करता है। इसी तरह से CrO4 2- कितना आ रहा है, क्रोमियम 6 प्लस, क्रोमेट आयन है, ये भी क्या करता है, येलो कलर शो करता है। क्यों करता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण। ऐसे MnO4- कितना है, Mn7 प्लस है, बहुत ही ज्यादा चार्ज बढ़ गया, बहुत ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर होगा, जिसके कारण ये पर्पल कलर का शो होगा। तो कभी कभी D0 कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण भी, बावजूद भी ये कलर शो करते हैं, उसका रीजन क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी। अब इसके बाद ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड देखेंगे और 1-2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, और उसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जो लास्ट टॉपिक होगा आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर का। तो मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन फिनिश कर देंगे। इसको स्टडी करना, ठीक है, एक बार NCERT रीड करना यार, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत सिंपल भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।